नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात पर करेंगे दोस्तों, पर्यावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे, एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की बात करेंगे। और इस महत्वपूर्ण लाजवाब प्रैक्टिस सेट में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके जीव विज्ञान यानी कि जियोलॉजी से संबंधित रहेंगे, जो आपके ईवीएस का महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए आइए दोस्तों जान लेते हैं। हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, इस चैप्टर को भी क्लियर करेंगे क्योंकि आपको पता है ईवीएस पूरा 4-5 चैप्टर का कंसेप्ट है और सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हमारा जो सपना है 30 ऑफ 30 का वो ज़रूर पूरा होगा। और यहाँ पर आपको कम से कम 25 प्लस का स्कोर तो करना ही अनिवार्य है। पहला प्रश्न आइए जान लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे 20 में से आज की क्लास में, इस सेशन में, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में आपका स्कोर क्या है। आपको कमेंट करके फीडबैक के अपना ओपिनियन बताना है, कमेंट के माध्यम से बताना है। पहला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। हेलियोफाइट्स कहते हैं, थियोफाइट्स कहते हैं, सियोकाइट्स कहते हैं, या इनमें से कोई। जी हाँ, छाया में यानी ऐसे पौधे बताइए जो छाया में पनपने होते हों। छाया यानी कि जहाँ पर धूप न रहती हुई, छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, सियोकाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको सियोकाइट्स कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जान लेते हैं क्या है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट करें हैं टीटी परिवार में, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। सभी प्यारे में कमेंट करेंगे। जी हाँ, मुख्य श्वसन अंग की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियंस तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का फीडबैक क्या होगा। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या कहलाता है, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जो फेफड़ा होता है। क्या हम बात कर रहे हैं, जो फेफड़ा होता है मनुष्य का, मनुष्य में क्या है, मुख्य श्वसन अंग कहलाता है। जैसे श्वसन अंग की बात करते हैं, बाह्य नासा छिद्र या नासा द्वारा जो होता है, या नासा गुहा, नासा ग्रसनी गुहा, या कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़ा। फेफड़ा द्वारा मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सारे किसके द्वारा, फेफड़ा के साथ मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और मानव फेफड़ों में प्रमुख श्वसन अंग है जो आपकी शेष सभी संरचनाएं ये श्वसन मार्ग बनाती हैं। तीसरा प्रश्न आइए जान लेते हैं। सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक करें। जी हाँ, सपोर्ट करें टीटी परिवार, अपने परिवार की बात कर रहे हैं, शिक्षकों के परिवार की बात कर रहे हैं। 13वां प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रश्न आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी व सी, दोनों की बात करेंगे। देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीमारी से संबंधित है। जी हाँ, जीव विज्ञान का चैप्टर चल रहा है आपका। जी हाँ, बात करेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित है। और हमारा जो चैप्टर रहता है एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी के पैटर्न पर रहता है। थर्ड क्लास से लेके, आपको सभी को पता है, प्रत्येक क्लास में आपको बताता हूँ, थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक का लेवल रहता है, जहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्लास से लेके 10th क्लास तक का लेवल रहेगा, यानी 0 लेवल से हाई लेवल तक की तैयारी करते हैं। तो बीमारी ऐसी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है वह टीबी और निमोनिया, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। लेकिन डायरिया जो बीमारी होती है, ठीक है, ये जो डायरिया बीमारी है खाने से संबंधित, यानी कि जो दूषित भोजन अगर करते हैं, दूषित पेय जो है मुंह में आने वाला रोगाणुओं के कारण होता है, और गंदी उंगलियों से मुंह छूने से, गंदे चम्मच या प्याले के प्रयोग करने से होता है। पानी और लवण यानी द्रव की कमी से शरीर में कमजोर बनती है, और यदि तरल पदार्थ जो है प्रतिस्थापित नहीं किए जाते हैं तो डायरिया क्या है, निर्जलीकरण द्वारा छोटे बच्चों को जल्दी मार सकता है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है कि उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। जी हाँ, उच्च, ध्यान दीजिएगा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, सही उत्तर क्या होने वाला है। जी हाँ, सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर सभी का नमन करते हैं। चौथा प्रश्न है,
उच्च रक्तचाप की अवस्था, देखिए अवस्था की बात कर रहे हैं। हाइपोटेंशन कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। उक्त रक्तचाप जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और हमने आपको बताया था 80 से 120 के समथिंग ये इनकी माप होती है। तो जो हाइपरटेंशन होता है, यह रक्तचाप की अवस्था क्या कहलाती है? हाइपरटेंशन की अवस्था कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करेंगे फटाफट। कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। मछली में उत्सर्जी पदार्थ दोस्तों क्या होता है? तो मछली में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, HNO3 की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? अमोनिया की बात करेंगे। मछली में उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं? यानी पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये भी आपके जीव विज्ञान का हिस्सा है। पौधे में अनावश्यक से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? अवशोषण प्रक्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा, उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। देखिए यहाँ पर बात की गई जल किस प्रक्रिया के द्वारा निकलते हैं, तो सभी लोग जानते हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? जल निकलते हैं। क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं, ज्ञानी है, अध्यापक हैं आप लोग, ये पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है, और शेष अधिकांश जल पौधे द्वारा वाष्प के रूप में शरीर में बाहर निकल जाता है। और पौधे में होने वाली यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। और वाष्पोत्सर्जन की दर को एक यंत्र द्वारा मापा जाता है। कि वह यंत्र कौन है? वाष्पोत्सर्जन की दर को नापने वाला यंत्र कौन है? तो पोटोमीटर है। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार काफ़ी कम समय में या काफ़ी कम यह प्रश्न आपको मिलेगा। पोटोमीटर, ध्यान दीजिएगा। सातवां प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को कहते हैं, हरित प्लग को कहते हैं, स्टोमाटा को कहते हैं, ये जड़ को कहते हैं। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। किसे दोस्तों प्रकाश संश्लेषी? देखिए जब भी प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं पत्तियों की बात आती है। देखिए संश्लेषी अंगक, तो जो अंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पेड़ पौधे की, वह पत्ती अंगक कहला जाएंगे। आठवां प्रश्न स्क्रीन पर है। कुछ प्रश्न इजली मिलेंगे, कुछ हार्ड भी रहेंगे, कुछ कंबाइंड प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि तैयारी पूरी तरह से 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक की चल रही है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, जड़ रहती हैं, रंध्र रहती है, टहनी रहती है, तना रहता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए क्या रहता है? सभी लोग जानते हैं जो लीव्स होती है, ठीक है, जो लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिखाने वाला हूं, ठीक है। कुछ पत्तियां होती हैं ऐसे रंध्राकार के, आपको पता होगा, ठीक है, ऐसे होती हैं। तो जो इनमें आपको पता होगा थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यानी ऑक्सीजन क्या करते हैं? देते हैं, और CO2 ग्रहण करते हैं। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है, या अंडाकार होता है? सभी कमेंट करेंगे। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? क्या आप अपना फेफड़ा निकाल कर देख सकते हैं? तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, अगर आपने देखा होगा कई सारे बुक में रहता है, पहाड़ों में रहता है, छोटे छोटे बच्चों के जो पहाड़े होते हैं, ठीक है, शरीर से अंग से संबंधित, या कहीं डॉक्टर पे अगर रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो कैसे होता है? शंक्वाकार के रहता है। आपने देखा होगा इस टाइप का कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, ये इस टाइप का, और इसमें ऐसे ढांचे बने होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का? एक शंक्वाकार का रहता है। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया कहलाएगी? उपचयन की, संयोजन की, अपचयन की, विस्थापन की? सभी कमेंट करें। देखिए देखिए उपचयन और अपचयन इनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। संयोजन यानी इकट्ठा, विस्थापन यानी अलग, ये तो सभी लोग जानते हैं। विस्थापन मतलब गूलर का फुदकना, इधर से उधर जाना। विस्थापन मतलब गूलर का फुदकना, इधर से उधर जाना। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया है? तो भोजन की जो पाचन की अवक्रिया कहलाती है वह उपचयन की अवक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन या अन्य ऋणी विद्युत तत्व का
बाहर निकलना यह अपचयन कहलाता है। और किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपचयन की बात करेंगे, क्योंकि अपचयन आपने जान लिया तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से लाइक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दोस्तों, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, बेलिस एवं स्टॉर्लिंग ने या ब्राउन पोर्टर ने? सभी कमेंट करेंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हार्मोन शब्द के नामकरण की बात कर रहे हैं। हार्मोन शब्द का नाम, तो राइट आंसर दोस्तों आ चुका। हम बात करें अरस्तु की बात कर रहे हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? हम किसकी बात कर रहे हैं? अरस्तु की बात कर रहे हैं। और अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नाम किसने दिया? एसिरियंस ने दिया, डार्विन ने दिया, मेंडल ने दिया या बेबीलोनियन ने दिया? तो सभी लोग जानते हैं बेबीलोनियन ने नहीं दिया। पृथक्करण का नाम जो दिया था वह मेंडल ने दिया था। नोट कर लेंगे, पृथक्करण का नाम किसने दिया? मेंडल ने दिया। और मेंडल का द्वितीय सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। 13वां प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ, जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले लैमार्क तथा ट्रेवनेरस हैं, वान माल्ले हैं, पुरकिंजे हैं या अरस्तु हैं? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेवरेनस ने किया। यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? लैमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेवनेरस? देखिए, जीव विज्ञान के जनक की बात करते हैं, फादर की बात करते हैं, फादर ऑफ जीव विज्ञान की बात करते हैं। एक ही नाम आएगा, हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, अरस्तु की बात कर रहे हैं। जीव विज्ञान के फादर कौन है? अरस्तु की बात करेंगे। वनस्पत विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेटिस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु? तो जब भी वनस्पत विज्ञान की बात करते हैं तो एक ही नाम आता हुआ आता है, थियोफ्रेस्टस की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। टेलीग्राम से जुड़े नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, लिंक आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, अपने परिवार को सर्च करें। और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, वहाँ पे MCQs वगैरह नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है, वो भी ये आपका परिवार है, ठीक है। तो वहाँ पर ज्वाइन करें। और जिनका फर्स्ट कमेंट आता है मैं स्टोरी में उनकी पोस्ट भी करता हूँ। इससे क्या होता है, सभी प्यारे मित्र स्टोरी पोस्ट अपनी देख सकते हैं। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के, लैटिन भाषा के, फ्रेंच भाषा के, पुर्तगाली भाषा की? जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो सभी जानते हैं बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह फ्रेंच ना होकर किस भाषा से हुई है? ग्रीक की बात करेंगे। जी हाँ, बॉटनी शब्द की ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुई है। और अगला प्रश्न अगर आ गया कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अब बोलेंगे ये फेकोलॉजी क्या है? फेकोलॉजी जब हम बोलते हैं ना कि ये तो फेकोलॉजी है, फेकोलॉजी नहीं, असलियत वो है फाइकोलॉजी होता है। और इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का, विषाणु का या उपयुक्त सभी का। सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जो फाइकोलॉजी होता है इसमें किनका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जो पर्यावरण है अध्ययन की बात करेंगे। EVS की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और EVS का जो संपूर्ण चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो 4-5 चैप्टर मिलकर आपका EVS कंप्लीट होता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? वर्गीक शाखा के अंतर्गत, अनुवांशिकी शाखा के अंतर्गत, कार्यकी शाखा के अंतर्गत या पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत? तो आपका जवाब आ चुका है कि पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। कमेंट इसी तरह करते रहें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन बिल्कुल एक सीट हमें कंफर्म करना है, अपनी सीट कंफर्म करना है, अपना सपना पूरा करना, अपने परिवार का सपना पूरा करना है, इस राष्ट्र में शिक्षा का योगदान भी देना है। फीडबैक करते रहें। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधे के अध्ययन से है, पुष्पों के अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से है या वृक्षों के अध्ययन से है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध दोस्तों किसके है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध आपके झाड़ियों के अध्ययन से होता है। क्या हो जाएगा? झाड़ियों के अध्ययन से। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्पों का अध्ययन है वह एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है,
फिनोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? आपका कमेंट अगर आपको पता हो कमेंट जरूर करें, फीडबैक करें और ये जरूर बताएं कि इस टॉप 20 क्वेश्चन में से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में से आपका स्कोर क्या है। क्या आपका स्कोर वाकई में 15+ है? क्या आप वाकई में जीनियस है? सभी कमेंट करेंगे। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी की बात करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसको फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं, फूलों के पौधे की खेती का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं, और 20 में से आपका स्कोर क्या है नीचे जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें, चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। जाइए कंसेप्ट की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि तैयारी राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। और सभी सोशल मीडिया में भी ज्वाइन करें, क्योंकि सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। और सोशल जैसे हम फेसबुक पेज की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, या हम बात करेंगे टेलीग्राम, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप, नोट्स, पीडीएफ फाइल मिलता है आपको, इसमें आपको हेल्प होती है। बस तैयारी जारी रखें, प्रयास करते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एग्जाम होगा, पेपर होगा, और आपका वहाँ पे पता है कितनी होने वाली है। चलिए जल्दी से चैनल को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।